गोपाल जी, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, मैं आपको जरूर बोलूंगी कि जैसे होता है ना कि अगर हम पैशन की बात करें, आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके हिसाब से जुनून क्या होता है किसी काम के लिए? जुनून जुनून तो सिर्फ ये होता है कि ये सब बचपन से होता है। क्योंकि जब मैं जी। बहुत छोटा था तो मुश्किल 12 साल का हुआ, तो मेरे पापा मम्मी ने एक फिल्म दिखाई थी। 10-11 साल का था, एक बालक करके एक फिल्म थी, सारिका थी उसकी बाल कलाकार। ओके। तो इतना मैं प्रभावित हुआ कि मैंने कहा यार ये इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा काम करते हैं, तो मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके चलते जो जुनून पैदा हुआ, और उसके रास्ते ये हुआ कि मैं फिल्मों का शौकीन हो गया। अच्छा। स्कूल से गायब हो के फिल्में देखी हैं। एक राजेश खन्ना की फिल्म आई थी, आराधना। जी। और उस वक्त शायद मैं 11 या 12 साल का रहा होगा। मेरा बर्थडे आया, तो बर्थडे पर पहले क्या होता था, घर की महिलाएं जो है, आसपास की महिलाएं आती थी, तो मेरा जन्मदिन मनता था, तो सब लोग 1-1 रुपया 2-2 रुपया हमको देते थे। तो मैं हम्म। इंतजार करता रहा कब मेरा टीका होगा और कब लोग मुझे 2-2 रुपये 1-1 रुपया देंगे। और मैंने बिल्कुल। एक दोस्त को तय किया कि हम दोनों आज एक फिल्म देखने जाएंगे। ओके। पास में एक थिएटर था, तो हम लोग गए वहां। और मम्मी को बोल के गया था कि मैं आज फिल्म देखने जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। जब फिल्म देखी तो वो फिल्म इतनी हावी हो गई दिमाग पर कि मैं अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरा अभी वॉशरूम होके आता हूँ। तो ठीक है, वो इंतजार करता रहा, और मैं दूसरी एक टिकट लेके दोबारा से दूसरे शो में घुस गया। फिर से देखिए। घर पे आके पिटाई भी लगी। बहरहाल स्कूल टाइम था। फिर क्या हुआ, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो बहुत फिल्में देखना, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करना। बस सब्जी लेने जाना है तो उसमें से 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे बचा लेना। तो अगर फिल्म लायक पैसे हो गए, उस जमाने में 1 रुपये 60 पैसे की टिकट आया करती थी। तो बस कैसे भी 1 रुपया 60 पैसे इकट्ठा करके वो फिल्म देखना। तो बहुत मतलब एक तरीके से जुनून हो गया मुझे एक्टिंग का। जी जी। फिर घर वाले भी सोचने लगे पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा जिंदगी में। बस आवारगी जो एक बचपन में होती है, वही सब चलता रहा। तो एक पास में ही एक हमारे जो प्राथमिक गुरु थे थिएटर के, अच्छा। वो थे श्री भूदेव शर्मा जी। तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों भाई इधर आ, तू इधर उधर घूमता रहता है, तुझे फिल्में बहुत देखता है। मैंने हाँ मैं देखता हूँ, मेरा पैशन है, मैं फिल्मों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने मेरा अच्छा। नाम रख दिया फिल्मची। फिल्म फिल्मची। ची। ओके। फिल्मची। हाँ, फिल्में देखने वाला, फिल्मों की बात करने वाला। तो उन्होंने कहा नाटक में काम करेगा? मैंने हाँ बिल्कुल करूंगा। तो नाटक में मेरी शुरुआत वहां से की, और जो चस्का लगा, तो वो एक संस्था हुआ करती थी आदर्श कला निकेतन, उसे श्री जोर सिंह कुशवाहा जी चलाते थे और भूदेव अच्छा। शर्मा जी डायरेक्ट करते थे। तो उनको सॉन्ग एंड ड्रामा डिविजन्स के शोज मिलते थे। ओके। उस वक्त 20 पॉइंट्स, 20 सूत्रीय कार्यक्रम और फैमिली प्लानिंग, इस पर शोज होते थे। छोटे छोटे गांवों में जाकर हम लोग शो करते थे। तो एक प्रचार प्रसार था ड्रामा सॉन्ग डिवीजन। अच्छा। तो उनके साथ मैं जुड़ गया। तो स्कूल के साथ साथ जब कभी छुट्टियां मैं ले लेता था, एक एक हफ्ते की, उनके साथ शोज करता था। मैंने लगभग 7-8 हजार शो किए। हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि लोग मेरा इंटरव्यू अभी लें, लेकिन कोशिश की, चलता रहा। इसको जुनून कहते हैं, और आज भी वो जुनून बरकरार है। आप देखती होंगी मेरी छोटी छोटी फिल्में आती हैं, काफी और फिल्म। शॉर्ट फिल्मों में काम करता हूँ जो बहुत वायरल भी होती हैं। जी। तो अच्छा लगता है। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की। थैंक यू सो मच अंजलि। सर, आपकी जो वीडियोस मैं देखती हूँ, आपकी जो एनर्जी होती है, हर तरह के जो आपने रोल्स किए हैं शॉर्ट मूवीज में, तो जरूर आप इंटरव्यू के जी। लायक हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक सक्सेस पाना जो एक होता है अपने लिए, अपनी नजरों में जो हम एक सक्सेसफुल होते हैं ना, जैसे आपकी हर शॉर्ट फिल्म में आपका जो एक पैशन दिखता है एक्टिंग के लिए, वो काबिले तारीफ है सर। तो लेकिन मैं आपसे शुक्रिया शुक्रिया। ये जरूर पूछूंगी, जैसे होता है ना कि फिल्में देखना,
और खुद थिएटर में परफॉर्म जी। करना, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आप जब आपके गुरुजी ने कहा कि आप थिएटर करेंगे तो आप मान गए, तो फर्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म करने लगे तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सर? फर्स्ट टाइम दरअसल क्या, मैं शुरू से बहुत तेज था, तो अच्छा। हाँ, और बस हाँ, किसी और थोड़ा सा मुंहफट भी था, तो अब तो इतना नहीं है मुंहफट, लेकिन बहुत मुंहफट था। तो क्या, एक वो हिचक नाम की कोई चीज नहीं थी। तो अच्छा। अगर जिस जिस वक्त मैंने थिएटर शुरू किया, उनके साथ काम करता रहा, तो बड़ी मतलब एक दिल से एक आजादी थी, मैं कुछ भी कर सकता था। तो हम्म। ऐसा कभी लगा नहीं। बहुत लोग थिएटर में जाके मंच पर जाकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो वो चीज मेरे साथ नहीं हुई। वो अच्छा। करता रहा, काफी साल किया। फिर जब कहते हैं कि हिंदी थिएटर से रोजी रोटी नहीं चलती आपकी, कॉलेज में भी बहुत ड्रामास किए, बहुत काम किया। और उसके बाद फिर जब कैरियर का वक्त आया, तो फिर सबने डिसाइड किया कि भाई तुम नौकरी करो, कुछ काम करो, थिएटर से पैसा नहीं है। और हालांकि मैंने मुंबई तक में थिएटर किया। हमारे एक मित्र हैं अमिताभ त्रिपाठी, जो एक ड्रामा ग्रुप चलाते थे, उसके अंदर बबलू मुखर्जी, विक्रम सूद, मतलब कैसो मुखर्जी के लड़के हैं बबलू मुखर्जी। तो इन लोगों की टीम हुआ करती थी, इन लोगों के साथ में काम करता था। फिर मध्य प्रदेश के टूर किए, मतलब ऑल ओवर इंडिया शोज किए हम लोगों ने। फिर अच्छा। वापस ग्वालियर आया, ग्वालियर में आके मैंने अपनी खुद की एक संस्था बनाई, युवा संगम कला भारती के नाम से। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने जितने भी ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं ड्रामा के, मैं पार्टिसिपेट किया, वाह। और रिजल्ट भी अच्छा आया। फिर उसके बाद जब शादी हो गई, तो फिर जिंदगी का सवाल था, तो जॉब हम्म। की, जॉब करता रहा। फिर मेरी एक महिला मित्र थी, जो ग्वालियर में, हाँ, मुंबई में राइटिंग कर रही थी, वो स्वाभिमान सीरियल की। अच्छा। जी हाँ, कई राइटर्स होते हैं ना, एक साथ उनकी पूरी टीम होती है, उस टीम में वो थी। तो उनका फोन आया मेरे पास, वो बोले राजेश, बोला हाँ। बोला कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली। बोला दिल्ली हम्म। में क्या कर रहे हो? मैंने जॉब कर रहा हूँ। बोले यार तुम जॉब के लिए नहीं बने। अच्छा। मतलब हाँ, जॉब के लिए नहीं बने मतलब। बोले आप एक्टिंग क्यों नहीं करते यार? मुंबई आओ, इतने इतने चांसेस हैं, चैनल बन गए हैं, कुछ चैनल्स आ गए हैं, जी आ गया था, सोनी आ गया था, सारे चैनल्स आ चुके। वो वहां से उन्होंने भरना शुरू, मेरी वाइफ तक को पता नहीं था मैं थिएटर कर ओके। रहा हूँ। हाँ हाँ, बीच में छोड़ दिया, 2-3 साल नहीं किया। तो जब उनको पता चला कि मैं थिएटर करता हूँ, तो उनकी रजामंदी से उन्होंने उन्होंने भी पुश किया, बोला नहीं नहीं आप करो, आप कर सकते हो। तो वहां से मैंने शिफ्ट किया मुंबई। ये बात है 92 की। जी। 92 में विद फैमिली, मेरा बच्चा भी था। अच्छा। मैंने वहां के माहड़ा में एक छोटा सा फ्लैट लिया, रेंट पर। वहां मैंने शुरुआत की। तो उस वक्त ना तो कोई मोबाइल हुआ करता था, ना कुछ हुआ करता था, सामने एक एसटीडी बूथ होता था, जी। 2 रुपए लेते थे मैसेज देने का। हम्म। तो कोई नंबर नहीं था, तो हमारे एक मित्र थे, वहीं बन गए थे। उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले यार सतीश कौशिक जो है, एक सीरियल बना रहे हैं, ये शादी नहीं हो सकती। और उसको प्रयास प्रोडक्शन के नाम से टीम है, और जिसे राजा बुंदेला चलाते थे। अच्छा। जी जी। तो उनका, मेरा जो पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि मैंने वो नंबर दिया, वो सतीश जी का पर्सनल नंबर था घर का। मैंने फोन लगाया, उनकी वाइफ ने उठाया। तो मैं राजेश पाल बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से आया हुआ हूँ, मुझे सतीश जी से बात कर। फिर वो अभी घर पर नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए, जैसे आएंगे मैं आपकी बात करूँगी। रात को 8 बजे नीचे से एक लड़का भाग के आया मेरे फ्लैट में, बोला, आके बोला, बोले सर आपका फोन आया है। मैं गया, सतीश जी से बात हुई। तो उन्होंने कहा ये कौन बोल रहा है? मैंने कहा साहब राजेश पाल बोल रहा हूँ। बोले, कहाँ से बोल रहे हो? दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, सुना है आप सीरियल बना रहे हो। तो वो एक बड़ी मोटी सी उन्होंने मुझे गाली दी। बोले ऐसे होता है स्ट्रगल। हाँ, तुमको किसने कहा? नंबर कहाँ से आया आपके पास? मैं कहा सर मैंने नंबर किसी से लिया है आपका। बोला ठीक है, तुम जहाँ कास्टिंग हो रही है वहां आ जाओ। मैं उनके घर पहुंच गया, अच्छा। पता प्राप्त करके उनके घर, उन्होंने दरवाजा खोला, बोला बताओ। मैंने समझा, उन्होंने इतनी इतनी क्या कहूँ मैं आपसे, बहुत इंसल्ट करके मुझे वहां से निकाला। बोला जा प्रयास प्रोडक्शन में जाके कर। मैं सर मुझे नहीं पता कहाँ है, मुझे स्ट्रगल करना आता ही नहीं। तो उन्होंने बोला, आदर्श नगर में। मैंने कहा 203 202। ठीक।
वहां गया, वहां मिला, तो वहां के कास्टिंग डायरेक्टर पर स्मार्ट, ओवर स्मार्ट उस टाइम पर। तो मैं जाके, कोई राजेश बब्बर थे, तो मैंने रिसेप्शन पे जाके कहा, वहाँ बहुत भीड़ थी लोगों की। मैंने कहा मुझे सतीश जी ने भेजा है, और ये जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं राजेश बब्बर, उनसे मिलना। सीधा मेरे को वहीं भेज दिया, उन्होंने फोटो रख ली, नेक्स्ट डे फोन आ गया। जब मैं सेट पर गया, सतीश जी ने वहीं भी गाली देना शुरू कर दिया, तू इतना शॉर्टकट कैसे आया? बोला सर आपने तो भेजा था। राजेश बब्बर बोले। बोला अच्छा, बोला हाँ डायलॉग बोल सकता है? हाँ बोल सकता हूँ। डायलॉग वालोग बोल बाल के उनको दिखाया, बोला गुड 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 गुड। तो उसी सीरियल में लगभग मैंने 8-9 एपिसोड्स अलग अलग किरदार में किए। क्या बात है। हाँ। फिर उसके बाद वहां पर फिर राहें किया, तो विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट कर रहे थे, अच्छा। और उसकी कास्टिंग कर रही थी आभा परमार, जो आज की चर्चित अभिनेत्री हैं, जी जी, आभा प्रसाद। हमारे ग्वालियर से ही हैं। हम्म, फिर उनके जरिए एक सीरियल और मिला, सत्यनारायण की कथा, फिर खुलजा सिम सिम, इतिहास, मतलब लगभग मैंने 25-30 सीरियल, स्वाभिमान, शक्तिमान में तो ये था कि जब भी कोई मंत्री का किरदार आता था मैं ही कर। जी। फिर फिल्म लाइन का तो ऐसा है कि आप चल रहे हैं तो बहुत अच्छा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है आपके पास। जी जी जी। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में ये है कि वहां से जब 2 महीने काम नहीं रहा, सारी चीजें हो गई, उसके बाद मैंने शिफ्ट किया मीरा रोड। मीरा रोड में जाकर फ्लैट लिया, वहां से डेली अप डाउन करना, स्ट्रगल करना। तो लगभग हम्म, 25-30 सीरियल किए, हम्म, और फिर उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हो गई, मतलब लगभग मैं 9 साल रहा हूँ। नौ अच्छा। साल में हाँ, 9 साल में मैं लगभग वहां से 99 दिसंबर में वापस आया, क्योंकि वहां पे बच्चे की फीस जमा नहीं थी, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। हम्म, बालकनी पे खड़ा होकर बोलता था, पापा राहुल जा रहा है, मैं कब जाऊंगा? तो मैंने कहा यार, अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए अपने बच्चे को जो है सही उसकी बात। सब चीजों के लिए कुर्बानी देना ठीक नहीं। हम्म, मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा, मैं ये सोच के चल रहा था कि अगर जिस दिन इंडस्ट्री से मुझे एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, उस वक्त मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ, छोड़ दूंगा, सही बात। क्योंकि फैमिली के साथ स्ट्रगल करना आसान नहीं है। हाँ राइट। ऐसी परिस्थिति में फिर मैंने वहां से शिफ्ट किया दिल्ली वापस, फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद लगभग मैंने 17 या 18 साल काम बिल्कुल नहीं किया। जज्बा बरकरार था, अपने कमरे में आके अपने शीशे के सामने कुछ भी बोलना, कुछ भी करना। उसे जानती थी अच्छे से कि हाँ ये अपने, वो आप उसको, उसमें मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं था, क्योंकि मैंने खुद ने डिसाइड किया था कि नहीं यार, पैसा बहुत जरूरी चीज है। जी जी। काम मिलेगा नहीं मिला, कब तक लड़ सकते हैं आप किसी चीज से, और वो भी फैमिली के साथ। तो हम्म, बहुत लोगों का सुनता हूँ, इतने साल स्ट्रगल किया, कितने चंद लोग होते हैं। आप ये अंजलि जी, मैंने भी नोटिस में लिया है कि लोग एक्टर बनने जाते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि उनका स्ट्रगल कमजोर रहता है, वो अपने, पहले तो वो लड़ते हैं अपने आप से, अपने आप अपनी चीजों के लिए, अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए। से। तो वहां टूट जाते हैं बहुत से लोग। तो टूटने का पर्पस ये नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो जितना भी उनके पास टैलेंट होता है, वो सिर्फ इस इन सब चीजों में लग जाता है कि मुझे यार फ्लैट का किराया देना है, खाने की जी। व्यवस्था करनी है। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन टाइम होता है, और उसके बाद यदि कहीं छोटा सा काम भी मिलता है तो वो कहीं दिखने वाला काम नहीं। आप मैक्सिमम अगर आप ऐसे अंदाजा लगाएं तो इंडस्ट्री में जो चलने वाले हीरो हैं, मैक्सिमम 10 होंगे, हीरोइंस 10 होंगी, कैरेक्टर जी। आर्टिस्ट लगभग 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 100 होंगे, 150 होंगे। वो परमानेंट रहते हैं। अब उसमें चंद एक छोटा सा रोल मिलता है, उसमें अगर उस जमाने में तो 500 रुपए देते थे, तो 500 रुपए में घर चलाना आसान बात नहीं थी। सही बात। तो हाँ, ये सच्चाई है इंडस्ट्री की, मैं बुराई के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, मैं आज भी काम करता हूँ। तो बिजनेस लेकिन है। आज, हाँ, आदमी को चाहिए कुछ उसके पास साइड से जरूर हो, हाँ। उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, उसको खाने के लिए हो, उसको रहने के लिए हो, खुले मन से काम कर सकता है, तो उसका संघर्ष आधा हो जाता है। तो जी ये जी। बड़ा खतरनाक सिस्टम है। जी जी। हम्म, मुझसे किसी ने कह दिया कि यार तुम राज बब्बर जैसे लगते हो, तो मैं अपने आप को राज बब्बर समझ कर इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। तो उसके पीछे बहुत सी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत से काम होते हैं, और लोग होते हैं उनके पीछे। ऐसा हम्म, नहीं होता है कि हम गए और हीरो बनने के लिए वहां स्ट्रगल कर रहे हैं बगैर सोचे समझे, वो हम्म। नहीं होना चाहिए। तो और बस यही रहा उसके बाद फिर। हाँ जी। मैं जरूर ये कहूंगी कि एक्चुअली में ये चीज होती है कि हम अपने सपने लेके मुंबई तो पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक बहुत। कुछ जी अच्छा जी जी बैकअप जी। ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मैं वही लोगों को कहता हूँ। अब वहां से जब लौट कर आया तो फिर मैं तो इंडस्ट्री या अपना काम छोड़ ही चुका था। जब बेटे का हम्म, जॉब लगा तो बेटा बोला, पापा जी आपसे हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना जो आपने छोड़ा है आप अपनी तमन्नाएं पूरी। तो मैं कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं, बोला नहीं पापा। तो अभी 7-8 साल पहले फिर से शुरू किया। तो आप यकीन माने कि मतलब जितना काम मैंने पिछले 9 साल में नहीं किया वो लगभग पिछले 5 या 6 सालों में मैंने कर लिया है। और मतलब लगभग मेरी हर वीडियो, हर शॉर्ट फिल्म बहुत सक्सेस होती है। मतलब मेरी एक शॉर्ट फिल्म है डिग्निटी, वो फिल्म जो है लगभग 15 करोड़ लोगों ने फिल्म, क्या बात है। वाह। उसको जी टीवी पर भी सबसे ज्यादा वायरल शॉर्ट फिल्म के बारे में बताया गया था। उसके लिए मुझे एक एफसी अवार्ड भी मिला था। बहुत हम्म, अच्छा लगा। अब फ्री हूं तो मैं काम कर रहा हूँ, और अभी बीच में मैंने 2 फिल्मों में भी काम किया है। फीचर फिल्म में जिहाद करके एक फिल्म अभी रिलीज हुई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, हंगामा पर और मस्तानी पर, अच्छा। उसमें काम किया। हाँ हम्म, जी हाँ जी, बहुत अच्छी फिल्म है। और जिसे डायरेक्ट किया है राकेश परमार ने, हैदर काजमी इसके प्रोड्यूसर ने। हम्म। बहुत रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। और मीन्स बताइए। आपने अपना पैशन, अपना जुनून, मतलब होता ना, कहाँ आप 90s की बात करें और कहाँ अभी का अगर हम सोचें, तो आपके अंदर वैसा ही पैशन, वैसा ही जुनून एकदम जिंदा है। थैंक यू। वो तो देखिए, ये सब चीजें कभी खत्म नहीं होती। जी। आदमी अंदर से कलाकार होता है। मतलब मैं हम्म, तो इतना जानता हूँ कि मैंने इतने साल थिएटर किया, थिएटर हुआ या किसी प्रकार की ट्रेनिंग हुई, वो आपको टेक्निकली सपोर्ट करते हम्म, हैं। एक्टर आप दिल से हो, true। सही एक्टर आप बात दिल है। से होते हैं, ट्रेनिंग आपको सपोर्ट करती है आपके काम में। लेकिन अगर कहें कि आप ट्रेनिंग ले लें और एक्टर नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, अंदर से वो आवाज नहीं है, तो फिर आप नहीं हो सकता। मुश्किल। सही बात है। तो वो जो, तो हाँ वो जो जुनून है वो बरकरार है। और मुझे तो कैरेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट किरदार करने में बहुत मजा आता हम्म, आपकी हर शॉर्ट फिल्म में आपने कुछ नई वैरायटी दिखाई है। है। नहीं, कोशिश है। मैं क्या दिखाना हूँ, तो डायरेक्टर का मतलब, मैं तो कठपुतली हूँ। डायरेक्टर जहाँ नचाएंगे तो वहां नाच जाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसा वो उनके, चाहते हैं, मैं जब एक्टिंग करता हूँ तो डायरेक्टर का एक्टर। नहीं वही होता है ना कि अगर उनके डायरेक्शन पे, जैसे एक्टर ऐसे, जैसे डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है उसके हिसाब से कंप्लीट करना, दिस इज अ बिग थिंग। जी जी, वो बिल्कुल एक, बिल्कुल। सर आप क्या समझना कर, पड़ता है हाँ। जी जी बोले ना, कुछ कह रहे थे। हाँ, अभी क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आया है। पहले क्या होता था कि जैसे किसी छोटा भी रोल है तो डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती थी, वो जी। पूरी फिल्म के बारे में बताते थे है क्या बेसिकली। अभी क्या है कि अगर रोल मिला है, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, अब जैसे मान लो पेज पकड़ा दिया, बोला आपको ये लाइंस बोलनी है, आप आ जाइए। तो कहानी के ना पिछला पता होता है ना आगे पता होता है, तो आपको बोलना है। तो जो डायलॉग डिलीवरी है, जो जो टाइमिंग है, वो सब खत्म हो जाती है। तो इसलिए वो क्या, जो पहले फिल्में बनती थी तो पूरा एक छोटे से छोटे कलाकार को पूरी स्टोरी पता होती थी, उस किरदार के बारे में पता होता था वो क्या कर रहा है। जी 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 जी। अभी तो मीन्स बस हमें सिर्फ यही है अपना कि, ही, जी हमें सिर्फ अपना ही पता होता है कि ये हमारे डायलॉग है, मगर सिचुएशन क्या चल रही है वो नहीं पता होता। जी जी जी। तो वही सब चल रहा है। बाकी तो मैं कोशिश यही करता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी के साथ काम करता हूँ तो पहले स्क्रिप्ट मंगाता हूँ, उस पर तैयारी करता हूँ। भाई जी। पहले स्क्रिप्ट दे दीजिए, मुझे कहानी बता दीजिए, मेरा किरदार क्या है वो बता दीजिए। फिर थोड़ा सा स्टडी करके अपने तरीके से कोशिश करता हूँ कि बेटर कर सकूं। जी। तो सर ऐसा कोई किस्सा है, मतलब हमेशा ऐसा होता है कि अपनी स्ट्रगल टाइम्स में या अपने वर्किंग टाइम में कोई एक ऐसा किस्सा होता है जो हमेशा याद रह जाता है, चाहे वो फिर डायरेक्टर के साथ हो या स्टेज पर हो, तो ऐसा कोई किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। हाँ, ऐसे किस्से तो बहुत हैं। एक सीरियल कर रहा था मैं, स्वाभिमान। अच्छा। उसमें मेरा इंस्पेक्टर का रोल था। तो उसमें मैं क्या है कि 2 लोगों को, लड़कियों को मैं बंद कर देता हूँ। ओके। और सामने वाले एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो खराब लगता है कहने में। तो डायरेक्टर ने कहा कि ठीक है, इन दोनों लड़कियों को वो लेके जा, जमानत देने आया और लेकर वापस जा रहा है। और कैमरा इस तरीके से जाके आप पर जूम ठीक हो है। जाएगा। जी। और ये छोटी छोटी टेक्निकल जो चीजें हैं, ये मेरी जानकारी में पहले नहीं। तो मुझे बड़ा अब
वो जूम, जब सीन कट होगा और आपके ऊपर से फ्रेम हटता है तो एक इम्प्रेशन बनता है कैरेक्टर का। तो उस एक्टर ने जबरदस्ती बोले जूम इनके ऊपर नहीं होगा, मेरे ऊपर होगा। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें, यस यस यस। तो वो बड़ा खराब लगता था कि यार मतलब हमारा वक्त कब ऐसा कब आएगा कि हम अपनी मर्जी से कुछ कर पाएंगे, कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। तो बड़ा राइट। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो चीजें एक्सपीरियंस हुई हैं वो अलग बात है। एक और किस्सा है छोटा सा, कि एक डायरेक्टर थे, वो बगैर गाली के बात नहीं करते। और मैं, हाँ जी हाँ जी, मैं मध्य प्रदेश का आदमी, एमपी का, चंबल के पास रहने वाला। तो वो क्या हुआ, जब मैं शूट कर रहा था उनके साथ, तो हर बात में गाली, हर बात में गाली। मैं कहा सर गाली मत दीजिए, अब बाकी तो सारी चीजें ठीक है, अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ आप डांट सकते हैं, आप मुझसे कह सकते हैं, बाकी आप गाली मत दीजिए। अच्छा अच्छा अपना काम करो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फिर उसका जो असिस्टेंट था उसने मुझे काम दिलाया था उसमें। तो फिर उन्होंने मुझे गाली दी, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वहां से एक डंडा उठाया मुंबई की बात है, और मैं पीछे भागा। वो मेकअप रूम में कम से कम नहीं तो 1 घंटे अंदर बंद रहा, वो निकल के बाहर गया। मैं तो बाहर निकल, मैं तेरे को बताता हूँ गाली देना कैसे कहते हैं। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे किस्से हो जाते हैं, हो सकता है मेरी भी ना समझी रही हो उस वक्त तो लेकिन गाली मत दीजिए ना, आप किसी को गाली क्यों दे रहे हैं? आदमी अपना हाँ। काम कर रहा है, ठीक है, सबका अपना स्टाइल होता है काम करने का, मगर हमारा स्टाइल ऐसा नहीं है कि आप हमें गाली दोगे, गाली तो बर्दाश्त नहीं करें। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल वर्क वर्क इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, लाइक अगर वो गाली देके बिल्कुल बोले मैटर करता ऐसा है। करे तो वो नहीं अच्छा लगेगा। जी जी जी। मैं एक अनाहुत करके सीरियल कर रहा था। अच्छा। तो ये मेरे लिए उसमें काफी लोग काम कर रहे थे, आभा जी थी, कुणाल सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं वो थे, मैं था। तो उसमें मेरा किरदार था दूध वाले का। अच्छा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मैं दूध वाला था, एक बेकरी वाला और एक सब्जी वाला। तो एक उस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी जरीना बहाव। और जरीना जी को हम बचपन में बहुत फिल्मों में देखा था, हम बहुत बड़े फैन थे, अगर जया भादुड़ी के बाद अगर किसी को पसंद करते थे तो उनको पसंद करते थे। तो पहला अवसर उनके साथ काम करने का मिला, तो पिछले 3-4 दिन से बहुत अच्छा काम कर रहा था मैं। और एक सीन आया, और चूंकि मैं थिएटर से था तो उस जमाने में किसी लड़की को किसी के घर से ले जाना और थिएटर में काम कराना, तो ये कह के उनके घर वाले भेजते थे कि भैया तुम्हारी बहन है, तो पूरी बहन की जिम्मेदारी समझते हुए उनको लेकर जाना, फिर उनके घर तक वापस छोड़ना। तो हमारे जो संस्कार थे, हमारा जो पृष्ठभूमि थी, वो इस प्रकार की थी, नहीं यार वो बहन है, तो एक एक दिमाग में कल्पनाएं होती थी इस तरीके की कि नहीं यार। तो वो सब हमने चीजें देखी नहीं थी। अब फिल्म मेकिंग अलग चीज है, थिएटर अलग चीज है, दोनों में फर्क है। तो एक सीन था कि मुझे दूध नापना है और उनका आंचल गिर जाता है, और मुझे वहां भी देखना है, दूध भी नापना है, और वो तीनों जो है सब्जी वाले, दूध वाले, बेकरी वाले, तीनों उस महिला, विडो महिला है, उस पर लाइन मारो। वो सोचते हैं कि ये मुझे पसंद करती है, वो सोचता है मैं मुझे पसंद करती है। तो इस तरीके से दूध नापना है, फिर लाइंस बोलनी है, क्लोज शॉट था, और वहां भी देखना है और अपनी लाइंस भी बोलनी है। तो वो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, कैमरे का क्लोज कैमरा, जरा सा अगर आप हट रहे हैं तो आप गए। तो लगभग 1 घंटा हो गया। बाद में डायरेक्टर गाली देके बोला भाई तू 3 दिन से अच्छा काम कर रहा है, आज तुझे क्या हो गया? मैं कहा सर पता नहीं। तो जरीना जी समझ गई, तो उन्होंने ठीक है ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद फिर काम करते हैं। तो उन्होंने अपने पास बुलाया, पूछा कहाँ से हो, ब्रेक की चक खोली, बातचीत हुई, बोले एक बार रिहर्सल यहीं करते हैं, हम लोग रिहर्सल करते हैं। जैसे ही वो पहला टेक हुआ, हमारा सीन कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। जी, आपका कोई आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी को जानते नहीं, मतलब पहली बार मिले हैं और उनके साथ काम करना है, तो एक पहले होता था, अब नहीं होता है, पहले बहुत होता था, मतलब हिचक लगती थी किसी के साथ काम करने में। अरे यार, मतलब इस तरह से कोई हीरोइन, मतलब कोई पत्नी बनी है और उसको उसके साथ कोई ऐसा सीन है, तो घबराहट होती थी कि नहीं कैसे करेंगे यार। तो बस वही सब चीजें होती थी। और ये एक्सपीरियंस अलग ही होता है, जैसे कि आप कह रहे हो कि आप गरीना जी के फैन थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से आपको कंफर्टेबल कर दिया तो सीन आपसे तभी कंप्लीट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, आज आपसे बात हो रही है, आप इतनी मिलनसार हैं, मैं आपके कई इंटरव्यूज भी देख चुका हूँ, और लोगों के भी इंटरव्यूज देखे हैं। तो मुझे आपसे बात करने में कोई हिचक नहीं। हाँ, अदरवाइज
वैसे बहुत तेज हूँ लेकिन बहुत शाई भी हूँ। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं क्या बात करूंगा इनसे। मुझे सच कहूँ तो मुझे इंटरव्यू देना भी नहीं आता है। बातचीत करनी है, इंटरव्यू तो है नहीं, हम लोग की ऐसी बातचीत है। मेरे शो का मतलब ही ये है कि हम जस्ट दिल से बात करें, जो जी याद जी जो याद आए दिल पर। जी जी जी। सर आप क्या, और जो अभी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जो मतलब होता है ना, बहुत जने होता है ना, एक्टर बनने का सपना कौन ना देखता हो, जो भी एक बॉलीवुड का है उनको लगता है कि हाँ मैं ही एक्टर बनूंगा, तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए मैं तो सच बताऊं आपको, पीछे इस बात के पीछे मतलब होता क्या है कि जितने भी युवा लोग हैं, यंग जी। जनरेशन जितनी है, जो हमारे साथ वहाँ पर शॉर्ट फिल्मों में भी काम करने आते हैं, दिल्ली के बच्चे हैं, बहुत लोग हैं सर मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। इसके पीछे लोग अंदाजा नहीं लगाते कितनी मेहनत है, कितना कितना वर्क करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, तब जाके आप इस काबिल बनते हैं कि कैमरे को फेस कर सकते हैं। देख सकते हैं। हमारे जो क्रिएटिव कॉन्सेप्ट करके आशीष सरदार जी करके हमारे चैनल है, उनके साथ मैं हमेशा काम करता हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा मौका मिला मैं कास्टिंग करूँ, तो कैमरे के आगे आके वो भले ही अपने घर में कुछ भी बोलते हैं, कैमरे के आगे आगे आज भी मतलब कई बार ऐसी स्थितियां होती है, मतलब घबरा जाते हैं लोग। राइट। पहले काम करो, वर्क करो ना, पहले पूरे पूरी तैयारी के साथ आप जाइए। किसी ने कह दिया आप ऐसे लगते हैं, तो ऐसे लगने से आप नहीं बन जाएंगे। आप पूरी तैयारी से जाएं, अपनी अपनी व्यवस्था को देखें, आप सरवाइव कैसे करेंगे इस पर विचार करें। कितनी लड़कियां जाती हैं, कितने लड़के जाते हैं काम करने के लिए, और कितने लोग आ पाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लोगों ने 10-10 साल मुंबई में रहने के बाद कैमरा फेस नहीं किया हो। ये बहुत बड़ा सच है। एक्चुअली। कैमरा फेस नहीं कर पाए 10-10 साल रहने के बाद भी। आज वक्त बदला है, मैं मानता हूँ, चैनल बहुत हैं और चीजें बदल गई हैं, लोगों को काम मिलता है, मगर हमारे टाइम में तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो इन सब चीजों के पीछे बस वही है कि मैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, अपने टैलेंट पे भरोसा करें और मेहनत करें, बस इतना ही मैं कहूंगा। क्योंकि आप यूं ही ना जाएं, मतलब कहीं आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, ना जाएं। आप पूरी तैयारी के साथ, आपको लगे कि हाँ मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, फिर जाइए आप। सही बात। मेरा ऐसा मानना ये सही कहा कि मतलब होता है ना कि जब चांस मिले तो कम से कम परफॉर्मेंस करने आनी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी है। बात होती बिल्कुल 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 बिल्कुल। है। तो सर मैं जरूर आपसे पूछूंगी कि आप कुछ हमें परफॉर्मेंस दिखाना चाहेंगे, या शायरी बोलना चाहेंगे, या गाना गाना चाहेंगे? मैं अब क्या, मैं एक मेरा भी एक अभी फेसबुक पे मैंने डाला है, एक सीन है। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको, मैं डायलॉग बोल देता हूँ। जरूर। ये अभी एक मतलब पूरा एकल अभिनय है वो, तो उसका पूरा एक फिल्म बनाई है, वो 7-8 मिनट की फिल्म है, और ओके। आप देखिएगा उसको, आपको अच्छा लगेगा। जरूर। उसका है कि कितनी झोपड़ियां तबाह होती हैं तब एक इमारत खड़ी होती है स्वामी। सैकड़ों हजारों मजबूर बेबस इंसान की आह को कुचल कर एक पूंजीपति अपने इलाके का छटा हुआ गुंडा एमपी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक बनता है। और कितने नाम गिनाऊं स्वामी, ये जो ऊंचे ऊंचे स्तंभ देख रहे हो, जो सब हमारे सामने शालीन मुस्कान लिए खड़े हैं, उन सब के पीछे उन आहू कराहों की पीठ है। इस तरीके के डायलॉग से, एक बहुत पुराना ये प्ले है, गुड बाय स्वामी। वो कहते हैं ना, जो एक डायलॉग डिलीवरी मतलब अगर मैं ये बोलूं पूरा साथ में, तो आई विल श्योरली फंबल। जी जी जी। अभी एक जो जिहाद फिल्म का मैं जिक्र कर रहा था, जी। तो उसका भी एक बड़ा डायलॉग फेमस हुआ है, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, हमारे जितने मित्र हैं या हमारे जानने वाले हैं, तो बहुत फेमस हुआ वो डायलॉग कि हर तीसरे दिन तिरंगे में लिपट कर एक लाश आती है हमारे गांव के गांव शहीद द्वारों से भर गए, और तू कहता है। तो इस ये डायलॉग
क्योंकि हमारे शहर में एक बाकायदा कारगिल का एक वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, स्तंभ बना हुआ है बाकायदा। तो हाँ, ये लाइंस हमारी एक महिला मित्र जो मैं अभी सुरभि पांडे करके हैं, उन्होंने वो ये कहानी लिखी थी, तो ये डायलॉग उन्होंने लिखा था कि हर तीसरे दिन तिरंगे में लिपट कर एक लाश आती है हमारे गांव के गांव शहीद द्वारों से भरे। तो ये मैं बहुत मुतासिर हुआ, मुझे लगा कि क्या क्या डायलॉग है, और मैं खुशनसीब हूँ कि ये डायलॉग बहुत फेमस हुआ। बहुत बहुत ही अच्छा है ये डायलॉग एक्चुअली में। जी जी। सर मैं आपसे और जरूर। बहुत मित्रों का सहयोग बहुत मिला। हमारे आनंद मिश्रा जी बहुत जी। पुराने मित्र हैं हम लोग। हाँ, हम लोग आसपास ही रहा करते थे। एक, हाँ, वो बगल की बिल्डिंग में थे, मैं बिल्कुल बगल की बिल्डिंग में था। काफी वक्त उनके साथ गुजारा है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। तो वो रंगमंडल से थे, भोपाल से, मैं ग्वालियर से था, तो बड़ा वो अच्छा हमारे वक्त शो कटा है। पर भी आ चुके हैं। मैंने जब अपना टॉक शो स्टार्ट किया था, हमारा सेकेंड एपिसोड उनके जी जी साथ था, आनंद मिश्रा जी के साथ। जी जी। तो हाँ, उनसे काफी काफी उनसे मतलब बहुत ही मिलनसार है, वो बहुत अच्छे हैं। बहुत मिलनसार, बहुत अच्छे इंसान है। अभी दिल्ली आए थे, उस वक्त मैं ग्वालियर में था, तो फोन भी अच्छा। आया था कि यार मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा मिश्रा जी, आप कहो तो स्पेशली मैं आपके लिए आ जाता, लेकिन मैं ग्वालियर आया हूँ। तो बोले ठीक अच्छा। है, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना। इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काम आता है उनको अपना। एक्चुअली। मतलब मुझे तो तो काफी अच्छे दोस्त मिले, लोगों से सीखने का मौका मिला, और मैं आज भी सीखता हूँ। मुझे कुछ अच्छा लगता है तो सीख लेता हूँ, छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, बहुत अच्छा लगता सीखते रहना बहुत जरूरी है एक्चुअली, है। बिल्कुल। ऑब्जर्वेंस। सर मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा। आपका बहुत अच्छा शो है, तभी तो मैं आ गया आपके पास, मतलब लड़ाई था। नरेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, बोले पहले तो बोले हाँ, मैंने कहा उस वक्त मैं थोड़ा सा मतलब घर में बीमार था, बच्चा मेरा जो ग्रैंड सन है वो बीमार था, तो उसके अच्छा। चलते फिर वो पोस्टपोन्ड हुआ। फिर मैं इंतजार कर रहा था कब फोन आएगा, कब फोन आएगा। तो मुझे आपका अंजलि अरोड़ा टॉक शो था आपका वो शायद, तो जी उसमें, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं बाकायदा सारे इंटरव्यूज देखे हैं आपके। जी और जी आप, जी। हाँ, आप दोनों की सर जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सीरियसली, मतलब बहुत। हाँ हाँ। सर ये तो है ही कि हमारा ये जो शो है अंजलि अरोड़ा टॉक शो, हमें बहुत जी जी अच्छा जी लगता है आप सब पैशनेट पीपल से मिलके एक्चुअली में। और मुझे भी बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके। और मैं कहूंगी कि थैंक जी यू जी। सो मच कि आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच।